बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं दुबई की सड़कों पर बेसहारा तनहा फिर रही थी। मैं किससे कहती या किसको जाकर अपनी उजड़ी जिंदगी की दास्तान सुनाती। दुबई को मेरी खुशियां रास न आई थी, वो मेरी खुशियों को निगल गया था। मुझे इस मुल्क से नफरत सी हो रही थी। मैं तो यहां अपना सब कुछ पाने आई थी, लेकिन इस मुल्क ने मुझसे मेरा सब कुछ छीन लिया था। और मेरी बेबसी की इंतहा थी कि मैं यहां से कहीं भी नहीं जा सकती थी। न मेरे पास मेरा पासपोर्ट था और ना ही कोई और कागजात कि मैं अपने वतन ही वापस लौट जाती। लेकिन शायद मेरी किस्मत में ही खुआरी लिख दी गई थी। मेरी आंखों से मुसलसल टप टप आंसू गिर रहे थे। मुझे कुछ भी सुझाई नहीं दे रहा था, ना ही मैं यहाँ के रास्तों से वाकिफ थी। यहाँ की सब चीज़ों से मैं अनजानी थी। मुझे चलते चलते काफ़ी देर हो गई थी। आखिर थक हार कर एक तरफ सड़क के किनारे बैठ गई और सर दोनों हाथों में गिरा लिया था। मुझे तो ये भी नहीं पता था कि मेरी रात कैसी होगी, मैं रहूंगी कहाँ। क्या इस अनजान मुल्क में कोई मुझे अपने घर रुकने की इजाज़त देगा? ना तो मैं इस मुल्क के बारे में जानती थी, ना ही यहाँ के लोगों के बारे में। शाम आहिस्ता आहिस्ता रात में तब्दील होती जा रही थी और इसके साथ ही मेरा खौफ भी बढ़ता ही चला जा रहा था। परेशानी अपनी जगह थी, लेकिन यूं रात को तनतन्हा सड़क पर खुदा ना खास्ता कुछ हो गया तो। मुझे अभी बैठे कुछ ही देर गुजरी थी जब मेरे कानों में गाड़ी के हॉर्न की आवाज़ पड़ी। मैंने आंखें खोलकर देखा तो हैरत ज़दा रह गई। मुझे अपनी आंखों पर यकीन नहीं आ रहा था। मेरे ऐन सामने एक सियाह रंग की आलीशान कार आकर रुकी थी। उसके टायरों की चरचराने की आवाज़ से माहौल में छाया सकूत टूटा था। मैं उस कार को देख रही थी कि वो कार मेरे पास आकर क्यों रुकी थी। कहीं मेरे साथ कुछ गलत? इस सोच के आते ही मैं फौरन उठकर खड़ी हुई। मैंने वहां से भागना चाहा था, इससे पहले कि मैं कोई हरकत करती। अचानक गाड़ी का दरवाज़ा खुला और मुझ पर हैरतों के पहाड़ टूट पड़े कि मेरा नाम हुमैरा है। मैं पाकिस्तान के शहर कराची में रहती थी। हम दो बहनें और दो भाई थे। मैं अपनी अम्मी अब्बू और बहन भाइयों के साथ अपनी ज़िंदगी गुजार रही थी। मेरा नंबर बहन भाइयों में दूसरे नंबर पर था। मेरी उम्र उस वक्त 21 साल की थी। मैं कोई हूर परी न थी। मेरी शक्ल और रंग रूप वाजिबी से था, लेकिन मैं इस बात से अनजान थी कि मेरे साथ आगे किस्मत क्या खेल खेलने वाली है। मैं सिर्फ 5वीं तक ही पढ़ी थी, क्योंकि जिस तबके से मेरा ताल्लुक था वहाँ तालीम को इतना ज़रूरी नहीं समझा जाता था। यहाँ सब इल्म की कदर व मंजिलत से नावाकिफ थे। यही वजह थी कि कराची जैसे शहर में रहने के बावजूद यहाँ हर दूसरा शख्स अनपढ़ था। और हम लड़कियों को तो वैसे भी तालीम में कोई ख़ास दिलचस्पी नहीं होती थी। हमें शुरू में ही बता दिया जाता था कि बड़े होकर हमने चूल्हा चौका ही करना है, घर और ख़ानदान ही संभालना है। इस सोच के पेश नज़र हम अपनी माँ या दादी या नानी के साथ बचपन से ही बावर्ची खाने और बाकी घर के कामों में शामिल हो जाती है। हम उनके ज़ेर निगरानी बालिग होने तक तकरीबन घर का हर काम सीख कर उसमें महारत हासिल कर लेती है। मेरे अब्बा रक्षा ड्राइवर थे। बड़े भाई की अभी अभी हाल ही में कॉल सेंटर में नौकरी लगी थी। वो मुझसे 1 साल बड़ा था। अम्मा एक एक करके अब मेरा जहेज का सामान बनाना शुरू हो गई थी। अभी मेरे रिश्ते का दूर दूर तक कोई इम्कान न था और न ही कोई उम्मीद नजर आ रही थी। लेकिन अम्मा की परेशानियां जाने की उरूज पर थी। 21 साल के हो जाने के बावजूद अभी तक मेरा कहीं भी रिश्ता ना हो सका था। खानदान में तो किसी ने झूठे मुंह भी ना कहा था। हर खानदान से बाहर के लोग आते जरूर, लेकिन ज्यादा देर हमारे घर ठहर ना पाते। वो बमुश्किल यहाँ वहाँ कुछ देर ठहरते और फिर कहते कि हम सोच कर बताएंगे, लेकिन उनके बताने की जरूरत ही न पड़ती थी। हमें उनके अंदाज़ो अतवार से ही पता चल जाता था कि वो हमारे घर रिश्ता लेकर आने पर ही पछता रहे हैं। रिश्तेदारी करना और शादी तो बहुत दूर की बात थी। जो एक दफ़ा आता था वो बस एक ही दफ़ा आता। दोबारा आने का कहकर वो शायद वापसी का रास्ता भूल जाते थे। मुझे अब इन सब चीज़ों की आदत हो गई थी। अब मैंने उम्मीद ही छोड़ दी थी कि अब कभी मेरी शादी होगी। 4 साल मुसलसल शादी के हसीन ख्वाब देखती रही थी और इन 4 सालों में मैंने हर रोज़ अपने ख्वाब सच होने की दुआएं मांगी थी। लेकिन इन 4 सालों में मेरे रिश्ते के लिए आए 12 लोगों ने मेरे इन ख्वाबों को बेदर्दी से नोच डाला था। अब तो यह नामुमकिन सी बात लग रही थी कि कभी मेरी शादी होती।
मुझे सारी जिंदगी अपने माँ बाप के दर पर ही रहना था, यही मेरी औकात थी। मुझ जैसी से कोई शादी के लिए इकरार करता या कोई हामी भर लेता, ये मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा मजाक होता। अम्मा मुझे लेकर बहुत परेशान थी। मेरी वजह से कोई हमारे घर की तरफ ना आता था, ना ही मेरी शादी हो रही थी और ना ही कोई मेरे भाई के लिए अपनी बहन बेटी का रिश्ता देने पर आमादा था। वजह सिर्फ और सिर्फ मैं थी। मैं ही थी जो अपने साथ साथ अपने बहन भाइयों की किस्मत को भी गिरहन लगाकर बैठ गई थी। जाने अभी आगे और क्या क्या होने वाला था मेरे साथ। क्या यह दुनिया मुझे जीने भी देगी कि नहीं, लेकिन इसमें दुनिया का भी कोई कसूर न था। मेरे साथ जो हुआ था उसके बाद तो कोई मुझ पर थूकना भी पसंद न करता। खुद जाके शादी करके ले जाना। मुझे अपना मुस्तकबिल नजर आ रहा था जिसमें बस अंधेरा ही अंधेरा था। कहीं से उम्मीद का कोई जुगनू, कोई किरण नजर नहीं आ रही थी। मैं आईने के सामने बैठी अपने चेहरे को देखते रो पड़ी थी। काफी देर रो लेने के बाद मैंने एक नजर फिर से खुद को देखा था। मुझे अपने चेहरे से, अपने वजूद से नफरत हो रही थी। मेरा बस नहीं चल रहा था कि किसी चीज से अपने चेहरे को खुरच डालूं या पंखे के गिर्द रस्सी डालकर उससे लटक जाऊं। मुझे अपने आप से शदीद वहशत हो रही थी। मैं आईने के सामने बैठी एकदम चिल्ला उठी थी। क्यों क्यों हुआ ये? क्यों? आखिर मेरे साथ ही क्यों? मैं किसी से नजरें मिलाने की काबिल न रही थी। जो भी मुझे देखता था हिकारत से अपनी नजरें मोड़ लेता था। मैं पिछले 3 साल से खुद पर तरह तरह की नजरें महसूस कर रही थी। उनमें से कुछ नजरें हिकारत भरी होती तो कुछ रहम भरी। कुछ की नजरों में मेरे लिए अफसोस होता तो कोई मुझे नफरत की निगाह से देखता। मेरी जिंदगी ऐसी क्यों हो गई थी जैसे बेवजह और बेमानी हो। मुझे अपने जीने का अब कोई मकसद नजर नहीं आ रहा था। कोई भी मेरी तकलीफ को नहीं समझ पा रहा था। उस दिन अम्मा किसी जगह जाकर भाई के लिए लड़की देख कर आई थी। अब वो लोग हमारे घर आना चाह रहे थे। अम्मा मेरे कमरे में आई और मेरे सामने हाथ जोड़ दिए और कहने लगी, हुमैरा, आज तेरे भाई को देखने लड़की के घर वाले आ रहे हैं। मैं तेरी मिन्नत करती हूँ, ये मेरे जुड़े हुए हाथ देख ले। तू आज कमरे से बाहर मत आना। मैं हक्का बक्का अम्मा को देख रही थी। ये कैसे हो सकता था? मेरी होने वाली भाभी के घर वाले आ रहे हों और मैं उनसे ना मिलूं? भला ये भी कोई बात हुई? मैंने अम्मा से कहा। अम्मा बोली, देखो मेरा, मैं जानती हूं तेरा भी दिल करता है, लेकिन तू मेरी मजबूरी को भी तो समझ। पहले तो मेरा यही इरादा था कि तुझे तेरे घर रुखसत करके ही मैं असरार की शादी करूंगी, लेकिन अब हालात तेरे सामने हैं। तेरी शादी होने की कोई इम्कान नहीं है और तुम्हारी वजह से तुम्हारे भाई को भी कोई रिश्ता नहीं दे रहा। अल्लाह अल्लाह करके ये गैरों में से किसी ने हामी भरी है। अगर बात बन रही है तो बनने दे, नहीं तो तुम्हारा जिक्र सुनकर ही सारे अपने कानों को उल्टे हाथ लगा लेते हैं। एक बार खैर से तेरे भाई की शादी हो जाए, फिर तो तूने सबसे ही मिलना जुलना है। बस कुछ अरसा तू सामने ना आना। ऐसा करके अपनी किसी दोस्त के घर चली जा 2 महीने के लिए। तब तक मैं इसरार की शादी करके दुल्हन घर ले आऊंगी, फिर तुझे भी बुला लूंगी। अम्मा ने अपनी सारी मजबूरियां मेरे सामने रखी थी और साथ ही साथ मशवरा भी दे डाला था जिस पर अमल नामुमकिन था। मैंने निरोठेपन से अम्मा की तरफ देखा और बोली, अम्मा तू भी क्या बात करती है? लगता है मैं तेरे लिए बोझ बन गई हूं जो बार बार मुझे मेरे रिश्ता ना होने के ताने दे रही है। अरे अब कोई नहीं आ रहा तो क्या मैं किसी के पैर पकड़ कर लाऊं कि आओ मुझसे शादी कर लो? तू चाहती है ना कि मैं अपने भाई की शादी हो जाने तक किसी के सामने ना आऊं? तू बेफिक्र रह अम्मा, मैं किसी के सामने नहीं आऊंगी। तू सुकून से अपने बेटे की शादी कर, मगर मैं रहूंगी इसी कमरे में। तू जानती है कि कहीं आने जाने के लायक मेरा मुंह नहीं है। जो कुछ मेरे साथ हुआ है उसके बाद तो मुझे हर कोई अछूत समझकर मुझसे 100 फीट दूर के फासले पर चलते हैं। जैसे अगर मैं किसी के पास से गुजरी तो न जाने क्या हो जाएगा। लोग मुझे खौफजदा नजरों से देखते हैं। ऐसे में कहां से आए मेरी दोस्तें जिनके मैं घर चली जाऊं? मेरी आंखों से आंसू बहना शुरू हो गए थे। एक बार फिर से सारा वाकया जहन में गर्दिश करने लगा था। अम्मा ने मुझे गले से लगाया और बोली, ऐसी बात नहीं है, तू मुझ पर कोई बोझ नहीं है। लेकिन तू सब जानती है, तुझे मैंने कितना समझाया था कि औरत जात को इतना बेबाक नहीं होना चाहिए।
कितना कहा था तुझे कि औरत को अपना किरदार हमेशा मजबूत रखना चाहिए, लेकिन तूने कभी मेरी बातों पर गौर नहीं किया। बस एक कान से सुनती और दूसरे से निकालती रहती। हर बात नाक से मक्खी उड़ाने जैसी नहीं होती। इसका अंदाजा अब तो तुझे अच्छी तरह हो गया होगा। हर काम वक्त पर ही अच्छा लगता है। तूने वक्त के खिलाफ जाकर जो किया उसका अंजाम तेरे सामने है। उस वक्त तू अगर मेरी बातों को मान लेती तो आज यूं इतनी बड़ी ठोकर खाकर मुंह के बल न गिरती। खैर, वो लोग 4 बजे आ जाएंगे। वापसी पता नहीं कितने बजे हो। तू ऐसा कर कि अभी से उठकर अपने लिए खाना पानी लेकर यहां रख दे। इसके अलावा जो भी चीज तुझे चाहिए वो बाहर से ले आ, लेकिन तुझे अल्लाह का वास्ता है कि उस वक्त तो किसी के सामने मत आना। अम्मा इंतहाई सफाकी से मुझे कमरे में बंद होने का हुक्म देकर बाहर चली गई थी। पीछे मैं हैरान परेशान सी अपने आप को आईने में देखने लगी, लेकिन ज्यादा देर खुद से नजरें नहीं मिला पाई और चादर तान कर लेट गई। मेरा इरादा अब कुछ देर बाद बाहर जाकर अपने लिए खाना लाने का था, क्योंकि मैं भूख की बहुत कच्ची थी। भूख के बायस एकदम मेरा बीपी लो हो जाता था और मुझे चक्कर आने लगते थे। इसीलिए हर 1-2 घंटे बाद कुछ न कुछ खाती रहती थी। लेकिन ये मेरी बदकिस्मती ही थी कि जाने कब मेरी आंख लग गई। मुझे पता ही न चला। भूख महसूस होते साथ ही मेरी आंख खुली। मैं बमुश्किल जमाई लेते हुए उठ बैठी। घड़ी की तरफ नजर पड़ी तो मेरी नींद भग से उड़ी थी। घड़ी में 7:30 का वक्त हो गया था। मैं तकरीबन 2:15 बजे सोई थी। तभी भूख तो लगनी ही थी। मैं जल्दी से उठी और वॉशरूम जाकर हाथ मुंह धोए और बाहर जाने लगी, जब अचानक मुझे याद आया कि आज तो मेहमानों ने आना था। मैं मुर्दा कदम लेती वापस बेड पर आ बैठी थी, लेकिन अब मेरे पेट में चूहे नाच रहे थे। मैंने कुछ देर मजीद इंतजार किया और फिर उठकर दरवाज़ा जरा सा खोल कर बाहर देखा तो लाउंज खाली था। मैंने शुक्र का सांस लिया था। लगता है वो लोग चले गए हैं और अब तो वक्त भी काफ़ी हो गया है। शायद इसीलिए खामोशी है। मैं दरवाज़ा खोलकर बाहर निकली और यही मेरी गलती थी। मैं अम्मा को खाने के लिए आवाज़ लगाती जैसे ही ड्राइंग रूम में पहुंची तो मुझे शिद्दत से अपनी हिमाकत का एहसास हुआ था। मैंने अपने कदम वापस मोड़ने चाहे थे, लेकिन उसका कोई फायदा न था। वो सब मुझे देख चुके थे। अम्मा की शोलाबाज नजरें मुझ पर थी। सरगोशियां बुलंद होने लगी थी। अरे ये यहाँ क्या कर रही है? ये तो वही है ना? हाँ हाँ, ये वही है। मतलब ये लड़के की बहन है। खाला, आपने ये बात पहले क्यों ना बताई? लड़की की बहन रिश्ते कराने वाली से बोली थी। वो सब खाना छोड़कर अब मेरी जात को लेकर बहस में मसरूफ हो गए थे। अम्मा को जिसका डर था वही हुआ था। मुझे कौन न जानता था। 3 साल पहले की हेडलाइंस की खबर रही थी मैं। वो खाना छोड़कर उठ खड़े हुए थे और अम्मा से माजरत करके बोले कि माजरत अम्मा जी, आपका वक्त और पैसा ज़ाया किया, लेकिन हम नहीं जानते थे कि ये लड़की की बहन है। अगर पता होता तो हम यहाँ कभी भी ना आते। कोई पागल ही होगा जो उस घर में अपनी बहन या बेटी ब्याएगा जिस घर में इस जैसी औरत मौजूद है। लड़की की बहन मेरी तरफ हिकारत से देखती बोली थी और फिर वो सब वहां से निकलते चले गए। मुझे अब भूख की वजह से चक्कर आ रहे थे। इससे पहले कि मैं खाने की तरफ बढ़ती, अम्मा ने मुझे आ लिया था। आज अम्मा ने दूसरी बार यूं मुझ पर हाथ उठाया था। मैं मजीद खड़ी न रह सकी थी। मेरी आंखें बंद हुई और मैं बेहोश हो गई। मेरे मुंह पर पानी के छींटे पड़े तो मैं होश में आई। अम्मा ने मुझे उठता देखा तो मेरी तरफ से मुंह फेर लिया और मेरी बहन को बोली, इसको कमरे में छोड़ाओ और वापस आकर इसका खाना भी ले जाओ और इसे साफ साफ लफ्जों में बता देना कि कुछ दिन तक मेरे सामने मत आए। मैं मां की नाराजगी समझ सकती थी। वो हक बजानिब खफा थी। आज मेरे भाई का घर फिर से बसने से पहले उजड़ गया था। मुझे कोई ऐसी चीज नहीं मिल रही थी जिससे मैं अपना सर फाड़ देती। मेरी बहन मुझे कमरे में लेकर आई और जबरदस्ती मुझे चंद लुक़मे खिलाए। मुझे लगा था कि वो मेरी हमदर्द होगी, लेकिन वो भी जाते वक्त कह गई कि आप ही, आपको क्या मिलता है ये सब करके? क्यों आप भाई की शादी नहीं होने दे रही? मैं हैरत से मुंह खोले उसे देख रही थी। उसके अल्फाज ने मेरा सीना चीर दिया था। मैंने बेदिली से खाना एक तरफ किया और मुंह मोड़कर बैठ गई। क्या हो सकता था? जाने मेरी यह आजमाइश कब खत्म होनी थी। दिन गुजरते जा रहे थे और इस बात को तकरीबन 7 महीने हो चले थे। उसके बाद अम्मा ने कोई रिश्ता नहीं देखा था, न मेरा और न ही भाई का। मैं अपने ही घर में किसी मुजरिम की तरह रह रही थी।
कोई भी मुझसे बिला ज़रूरत बात न करता। बात करना तो दूर की बात, मुझे मुखातिब करना भी छोड़ गए थे सब। अब्बा तो 3 साल हो गए थे, ऐसे रूठे थे कि पत्थर दिल हो गए। मैं उनकी मिन्नतें कर कर थक चुकी थी, लेकिन उन्होंने अपने ऊपर एक अनजानी सी चुप तारी कर ली थी। न जाने आगे मेरी जिंदगी में कौन से इम्तहान आने वाले थे। एक दिन हमारे घर अम्मी की दूर परे की बहन आई। वो किसी खास मकसद के तहत आई थी। उन्होंने अम्मा को कहा कि मैं हुमैरा को अपनी बहू बनाना चाहती हूँ। अम्मा को पहले तो अपने कानों पर यकीन ही नहीं आया, लेकिन फिर बिलाखिर खाला ने उन्हें यकीन दिला ही दिया कि वाकई ही उनकी यही ख्वाहिश है। अम्मा खुशी से फूले न समाई। वो बार बार खाला का शुक्रिया अदा करने लगी कि सब कुछ जानते हुए भी वो हमारे घर रिश्ता करना चाहती है। लेकिन मुझे खाला का रिश्ता लाना कुछ खटक रहा था। उनके चेहरे पर कुछ तो था जिसे फलूकत में मैं समझ ना पाई थी। मेरा दिल चाह रहा था कि मैं जाकर मना कर दूं, लेकिन इतने अरसे बाद सबको खुश देखकर मैंने चुप रहने में ही आफियत जानी। खाला आज निकाह की तारीख ले गई थी, क्योंकि उनका बेटा मुनीब दुबई में काम करता था। 1 महीने बाद उसने वापस चले जाना था। दोनों घरों में शादी की सारी तैयारियां मुकम्मल कर ली गई थी। शादी क्या थी, बस सादगी से निकाह ही होना था। मैं दुल्हन बनी कमरे में बैठी थी। भला कोई भी दुल्हन इतनी बदसूरत दिख सकती है, लेकिन मेरा तो मुकद्दर ही सिया था। फिर मैं क्यों कर खूबसूरत लगती। मुनीब को मैंने बचपन के बाद आज निकाह के बाद देखा था। निकाह होने के आधे घंटे बाद ही मुझे रुखसत कर दिया गया। मेरे शौहर ने मेरा चेहरा वगैरह देखने की फरमाइश न की थी। मैं मुसलसल घूंघट में ही थी। 20 मिनट बाद मैं खाला के घर पहुंच गई थी। खाला ने कुछ रस्में की और फिर मुलाजमा के साथ मुझे मेरे शौहर के कमरे में भिजवा दिया। कुछ देर बाद खाला कमरे में आई और कहने लगी, हुमैरा, मैं जानती हूं कि तुम्हारे दिलो दिमाग में बहुत तरह के सवाल होंगे, लेकिन मैं बस इतना कहूंगी कि अब तुम और मुनीब एक दूसरे के साथ ही हो। तुम्हें अब जिंदगी भर के लिए एक दूसरे के साथ रहना है, एक दूसरे को समझना है। खाला क्यों ये तमीद बांध रही थी, वो कहना क्या चाहती थी? आखिर में फिर से खाला के बोलने के इंतजार में थी, जब खाला के अगले अमल ने मुझे हैरानगी में मुब्तला कर दिया। वो मेरे सामने हाथ जोड़े बैठी थी। कहने लगी, मुझे माफ़ कर दो हुमैरा, मैं तुमसे बहुत शर्मिंदा हूँ। मैंने खाला के हाथ फौरन पकड़ लिए और बोली, ये क्या कर रही है खाला? तो खाला ने कहा, और क्या करूं, मेरे बेटे ने मुझे तुमसे नजरें मिलाने के लायक नहीं छोड़ा। मैंने सोचा था कि वो मेरा मान रख लेगा, लेकिन खैर छोड़ो ये सब। तुम कपड़े वगैरह बदल कर सो जाओ। मुनीब आज ही दुबई चला गया है, लेकिन तुम फिक्र मत करो, मैं जल्दी उसे यहां बुला लूंगी। अब खाला खुद को तसल्ली दे रही थी, ये मैं समझ ना पाई। दरअसल मेरा शौहर इस रिश्ते से खुश नहीं था। मेरी सास ने उसे जबरदस्ती राजी किया था। मुझे खाला की इस बात पर कोई हैरत नहीं हुई थी। मैं जानती थी कि कोई भी यूं अपनी मर्जी के साथ मुझसे शादी नहीं करेगा, लेकिन मुझे मेरे शौहर से इस तरह की उम्मीद भी नहीं थी। कम से कम वो अपनी माँ का मान ही रख लेता। मैं उठी और चेंज करके आ गई। 15 दिन बाद मेरी सास ने मेरे शौहर को मजबूर करके बुला लिया था। मेरी सास को डॉक्टरों ने जवाब दे दिया था, उसे कैंसर था। मरने से पहले वो अपने बेटे की खुशियां देखना चाहती थी, इसीलिए उसकी शादी करवाई और अब मेरे शौहर को बुलाकर कहा कि वो मुझे हनीमून के लिए दुबई ले जाए। पहले तो मेरा शौहर नहीं माना, लेकिन फिर मेरी सास की ब्लैकमेलिंग में आकर मजबूर हो गया। चारों न चार वो मुझे दुबई लेकर आ गया। मैं जिंदगी में पहली बार शहर से और मुल्क से बाहर आई थी। मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मेरे शौहर ने मुझे साफ अल्फाज में बता दिया कि मुझे तुमसे हमदर्दी ज़रूर है। जो तुम्हारे साथ इतना बड़ा हादसा हुआ उसके लिए मुझे बेहद अफसोस है, लेकिन इससे ज़्यादा मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। यहाँ तुम 15 दिन रहोगी। जहाँ तुमने जाना हो बता देना, मैं ले जाऊँगा। उसके बाद मैं तुम्हें वापस घर छोड़ाऊँगा। तुम हमेशा मेरे घर रहना, लेकिन तुम मुझ पर किसी किस्म का कोई हक भी नहीं जताओगी। मैं अपने शौहर की बातें सुनकर हक्का बक्का खड़ी थी। मुझे एकदम से खौफ ने आन घेरा था। मेरे माथे पर पसीने की नन्ही बूंदें चमकने लगी थी। यानी मेरा शौहर हकीकत से नावाकिफ था। अगर कभी मेरा शौहर वो सच जान गया तो क्या वो मुझे अपने निकाह में रख पाएगा? मुझे एकदम बेचैनी ने आन घेरा था। 2 दिन बाद मेरा शौहर मुझे लेकर बाहर गया। वहां लोग मुझे देखकर हंसने लगे थे। हर कोई मेरा मजाक उड़ाने लगा था। अचानक मेरे शौहर को एक फ़ोन कॉल आई। कॉल सुनने के बाद वो बेतहाशा गुस्से में आ गया। उसने मुझे वहीं अकेला छोड़ा और न जाने कहाँ चला गया। मैंने उसे चारों तरफ बहुत ढूंढा।
लेकिन वो नहीं मिला। जाने उसको किसकी कॉल आई थी और किसी ने उसको ऐसा क्या कहा था जो वो यूं अचानक गुस्से में आ गया और मुझे यूं बीच सड़क पर तन्हा छोड़कर चला गया। उसके अंदाजो अतवार बता रहे थे कि वो हकीकत जान चुका है, वो हकीकत जिसकी वजह से आज मैं इस हाल में थी। ये आज से 4 साल पहले की बात थी। मैं फितरतन इंतहाई गुस्सीली और घमंडी थी। मैं 16 साल की हुई तो मुझे अपने एक हमउम्र लड़के से प्यार हो गया। ये उम्र वैसे भी बहुत जज्बाती होती है। उस लड़के ने भी मुझसे मोहब्बत का वादा किया और मुझे खूब सब्ज बाग दिखाता रहा। मैं आंखें बंद करके उसकी हर बात को सच मानती रही। जो वो कहता मेरे लिए पत्थर की लकीर होती। दिन गुजरते जा रहे थे। मैं उसके इश्क में गोडे गोडे डूब गई थी। अम्मा हमेशा मुझे समझाती रहती, लेकिन मैं उस वक्त अम्मा की किसी भी बात पर ध्यान न देती। अम्मा की बातें मुझे उस वक्त जहर से भी बुरी लगती थी। अम्मा को मेरे जज्बातीपन की बहुत फिक्र थी। उसने बहुत कोशिश की थी कि मैं अपने जज्बात पर काबू रखूं, लेकिन ये बात मुझे समझाना हाथी को सुई पर बिठाने के मुतरादिफ थी। काश कि मैं जान पाती कि इस जज्बातियत की मुझे कितनी बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, तो शायद मैं सुधर जाती। लेकिन मुझे नसीहत के लिए ठोकर लगना लाजमी था। एक दिन जब मैं उससे मिलने बाहर गई तो मुझे जो मंजर देखने को मिला उससे मेरे तन बदन में आग लग गई। एक लड़की वहां मेरे बॉयफ्रेंड की गोद में सर रखे लेटी हुई थी। मैं फौरन से उन दोनों के पास गई। जाते साथ ही मैंने उस लड़की को खींच कर खड़ा किया और उसे एक जोरदार थप्पड़ दे मारा। इससे पहले कि मैं उसे कुछ और कहती, वो लड़का मेरे सामने आ गया। उसने कहा कि वो लड़की मेरी बीवी है और मेरे बच्चे की मां बनने वाली है। मैं हैरत से गंग खड़ी रह गई थी। मैंने उसे एकदम से गिरेबान से पकड़ा और पूछा कि वो सब क्या था फिर जो तुम मुझसे मोहब्बत के दावे करते रहे थे। तो उसने कहा कि पहले तुमने मुझसे अपनी मोहब्बत का एतराफ़ किया था। मैं तुम्हें साफ साफ जवाब देना चाहता था, लेकिन फिर मेरी बहन ने कहा कि तुम एक जज्बाती और जुनूनी लड़की हो, कहीं मेरे इनकार के बाद कुछ गलत ही ना कर बैठो। तभी मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी हाँ में हाँ मिलाता रहा, लेकिन तुम्हारे साथ रहते हुए मुझे कभी नहीं लगा कि तुम कोई जुनूनी हो। इसीलिए मैंने सोचा कि तुम्हें सब कुछ बता दूं। अब से तुम्हारे और मेरे रास्ते अलग अलग हैं। ये कहते साथ उसने अपनी बीवी का हाथ पकड़ा और वहां से चला गया, जबकि मेरे दिमाग में कुछ बड़ा चल रहा था। मैंने उस लड़की से दोस्ती कर ली और ये दोस्ती बज़ाहिर ही थी। दोस्ती की आड़ में ये दुश्मनी का आगाज था। जब उसे मुझ पर खूब यकीन होने लगा तो एक दिन मैंने उसे बाहर बुलाया और खुद एसिड की एक बोतल लेकर उससे मिलने चली गई। मुझे उसके खूबसूरत चेहरे से नफरत थी, इसीलिए आज मैं उसकी खूबसूरत शक्ल को जला देना चाहती थी। मैंने जैसे ही उस पर तेजाब फेंकने के लिए हाथ बुलंद किया, अगले ही लम्हे उसके बजाय मेरी खुद की चीखें पूरे पार्क में गूंज उठी थी। मुझे एक जोरदार धक्का लगा था। अगले ही लम्हे मैं नीचे गिरी और तेजाब मेरे मुंह पर। मैंने किसी के लिए जो गड़ा खोदा था उसमें खुद ही गिर गई थी। मेरी चाल मुझ पर ही उल्टी पड़ गई थी। उससे भी बुरा यह हुआ कि वहां पास ही मीडिया वाले मौजूद थे। पार्क के कैमरा रिकॉर्डिंग चेक की गई और पूरी वीडियो खबरों के चैनल्स पर चढ़ा दी गई। मेरा भांडा फूट गया। मुझे जुनूनी करार देकर पुलिस के हवाले कर दिया गया। मैंने सरेआम अटैक किया था। मेरा मुंह पूरी तरह से झुलस रहा था, लेकिन फिर भी मैं किसी सूरत उस लड़की को जाने न देना चाहती थी। मैं फिर उसकी तरफ झपटी। एक दो लोगों ने मुझे पकड़ने की कोशिश की, लेकिन मैं उनके काबू में न आई। मैं फिर से आगे बढ़ी जब मुझे अपने हाथ पर किसी की गिरफ्त महसूस हुई। मैं गुस्से से पीछे मुड़ी और एक जोरदार थप्पड़ उसको मारा। यह मेरी दूसरी गलती थी। मेरे सामने लेडी कांस्टेबल थी जिसके मुंह पर मैंने अपने गुस्से में थप्पड़ मार दिया था। वो लोग मुझे अस्पताल के बजाय जेल ले गए। ये सब लाइव रिकॉर्डिंग हो रही थी। मैं 2 महीने जेल में रही। इस दौरान मेरे मुंह का बस कुछ मामूली इलाज हुआ, जिससे दर्द में तो आराम आ गया था, लेकिन वो बदनुमा जले का निशान मेरे मुंह पर ताउमर लग गया था। 2 महीने बाद अब्बा मेरी जमानत करवाकर मुझे घर ले आए, लेकिन मैं हर तरफ बदनाम हो गई थी। वो वाकया याद आते ही मेरी आंखों से आंसू गिरने लगे। मैं थक हार कर सड़क के किनारे बैठ गई। जूं ही गाड़ी का दरवाजा खुला, गाड़ी से निकलने वालों को देखकर मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। गाड़ी से नाचने वाली एक औरत और साथ में 2 मर्द निकले थे। मुझे हैरानगी इस बात की हुई थी कि उनके पास ये इतनी बड़ी और महंगी गाड़ी कैसे आ सकती है, लेकिन खैर, ये दुबई था, यहां कुछ भी हो सकता है।
वो लोग मुझे अपने साथ ले गए। मैं उनके साथ रहने लगी और नाच गाकर अपना गुजारा करने लगी। दिन गुजरते गए। उस दिन मैं नाचने वालों के साथ दुबई के एक शहजादी के फंक्शन पर गई। मुझे रक्स करने के बाद अभी कुछ ही देर गुजरी थी जब किसी ने मेरे मुंह पर हाथ रखा और मुझे अपने साथ खींचते हुए एक अलग कोने में ले आया और मेरा मुंह छोड़ते ही मेरे कदमों में बैठ गया। मैं जो चिल्लाने वाली थी उसकी इस हरकत पर दम खुद रह गई। मैं हैरत से उसे देख रही थी। ये तो प्रिंस का लिबास था। मतलब कि ये प्रिंस था जो मेरे कदमों में बैठा हुआ था और उसका चेहरा जमीन की तरफ था। जैसे ही उसने अपना चेहरा उठाया मैं दंग रह गई, क्योंकि ये कोई और नहीं, मेरा शौहर ही था। वो मेरे कदमों में गिरा हुआ था कि मैं शहजादी को कुछ ना बताऊं कि मैं कौन हूं और मेरा उससे क्या रिश्ता है। उसे लगा था कि मैं उसे वहां देखकर कहीं शहजादी को सब कुछ बता ही ना दूं। मैं उससे अपने पैर छुड़वाकर जैसे ही पीछे मुड़ी तो मेरे पांव तले से जमीन निकल गई। मेरे सामने शहजादी के 4 काले हट्टे कट्टे गार्ड खड़े थे। उन्हें देखकर लगता था कि वो सब कुछ सुन चुके थे, लेकिन जब अगले लम्हे उन्होंने प्रिंस को बुलाया तो हमारी जान में जान आई। यानी उन्होंने कुछ न सुना था। मैंने भी अपना मुंह बंद ही रखा। मेरे शौहर ने मेरे इस एहसान के बदले मेरी सर्जरी करवाई, जिससे मेरा चेहरा दुरुस्त हो गया। मैंने भी उससे माफी मांगी। उसकी शहजादी से शादी हो गई। उसने मुझे वहां पास ही एक बंगला लेकर दिया और मेरा सारा खर्चा उठाने लगा। मैं अब उसी घर में रहती हूँ। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।